उधर जब आचार्य चाणक्य, हेलेना, चंद्रगुप्त, शशांक तथा शंभुनाथ सहित सेल्यूकस से भेंट करने मगध की उत्तर पूर्वी सीमा पर गए थे, तो उसी बीच मगध के राजमहल में अचानक एक रहस्यमय घटना घट गई थी। अचानक कोई अजनबी महल में घुस आया था, जिसने राजा आम्बी के कक्ष में तीर चलाकर उसे एक गुप्त संदेश दिया था। और आश्चर्य में डूबा हुआ आम्बी बार बार उस संदेश को पढ़ते हुए यही सोच रहा था कि आखिर उसका ऐसा कौन सा पुराना शुभचिंतक है जो उसकी मदद करना चाहता है। तो वहीं प्रहरियों का शोरगुल सुनकर महल में मौजूद तक्षिका और मणिकेतु भी वहां चले आए थे। तक्षिका ने अब मणिकेतु को क्षमा कर दिया था, बल्कि उसे बहुत प्रसन्नता थी कि मणिकेतु ने न केवल चंद्रगुप्त की सहायता की, बल्कि अपने खोए हुए प्रांत को फिर से हासिल करके उसे मगध में सम्मिलित कर दिया। उग्रसेन अभी भी प्रहरियों के साथ खड़ा हुआ था। उस अज्ञात व्यक्ति के शव को ही देख रहा था। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन हो सकता है, राजमहल में घुसने का इसका क्या प्रयोजन था। तभी मणिकेतु शव को गौर से देखते हुए सहसा कह उठा, ये तो एक समुद्री लुटेरा है। इसके पास भी वही खड़गनुमा तलवार है और इसने भी उसी तरह अपने चेहरे को ढक रखा है। सम्राट चंद्र और हेलेना जिस निर्जन स्थान पर थे, वहां पर भी ऐसे ही लुटेरे थे। तक्षिका भी उसका समर्थन करते हुए बोली, हाँ, एक समुद्री लुटेरा ही है, किंतु आश्चर्य है कि इसने महल में घुसने का दुस्साहस क्यों किया। इस पर उग्रसेन ने कहा, हाँ, जबकि ये अच्छी तरह जानता होगा कि मगध के राजमहल में घुसने के बाद ये जीवित नहीं बचेगा, फिर भी इसने अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं की। तक्षिका भी इस पर थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए बोली, यानी ये बहुत बड़ा स्वामी भक्त है, किंतु इन लुटेरों के दल का प्रमुख आखिर है कौन, और ये यहाँ महल में किस उद्देश्य से आया होगा। मणिकेतु ने उसकी बात पूरी होने से पहले तुरंत कहा, उद्देश्य तो इन लुटेरों का वही है जो उस निर्जन स्थान पर था। ये लोग सम्राट चंद्र और हेलेना के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु तब तो हमने इन सभी लुटेरों का सफाया कर डाला था, फिर भी ये लुटेरा बचकर यहाँ कैसे आ गया। तभी उग्रसेन को कुछ याद आया और उसने कहा, हो सकता है कि ये उनमें शामिल ना हो, क्योंकि आचार्य के गुप्तचर मार्तंड ने सूचना दी थी कि समुद्री लुटेरों का बड़ा युद्धपोत अश्वपुर बंदरगाह के निकट देखा गया था, जो कि मगध के निकट है। तो ये लुटेरा वहीं से यहाँ आया होगा। ये कहते कहते उग्रसेन रुक गया, क्योंकि अभी अभी महल के पिछले हिस्से का द्वार खुला था। अपने अपने घोड़ों पर सवार चंद्रगुप्त और शशांक ने महल में प्रवेश किया। उनके पीछे वही रथ था जिसे शंभुनाथ संचालित कर रहा था और जिसमें आचार्य तथा हेलेना बैठे हुए थे। चंद्रगुप्त और शशांक ने जब प्रहरियों के साथ खड़े उग्रसेन, मणिकेतु तथा तक्षिका को देखा, तो उन्हें ये समझते जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी अनुपस्थिति में यहाँ कोई अनहोनी घट गई है। फिर जब चंद्रगुप्त ने उस समुद्री लुटेरे के शव को देखा और उग्रसेन ने जब पूरी घटना सुनाई, तो वो एक पल के लिए हतप्रत रह गया। तब तक हेलेना और आचार्य भी यहाँ आ गए थे। लुटेरे के शव को देखकर हेलेना एकाएक घबरा गई थी, जबकि आचार्य की मुख मुद्रा बहुत गंभीर हो गई थी। तभी चंद्रगुप्त ने उग्रसेन से कहा, तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए था उग्रसेन। हम इसे बंदी बनाकर इससे ये पता कर सकते थे कि आखिर वो अज्ञात समुद्री लुटेरा है कौन। उग्रसेन ने हताशा से कहा, हमने तो यही प्रयत्न किया था सम्राट, किंतु इस दुष्ट को तो जैसे अपने प्राणों से कोई मोह ही नहीं था। यह अकेला ही इतने सारे प्रहरियों से भिड़ गया था, उन पर लगातार वार कर रहा था। अब विवश होकर हमें इसका वध करना पड़ा, वरना ये ना जाने कितने ही प्रहरियों को मार डालता। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सहसा आचार्य ने कठोर शब्दों में कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया उग्रसेन, ऐसे बर्बर लुटेरों का यही हश्र होना चाहिए था। अब इसके शव को उठवाकर अश्वपुर बंदरगाह के निकट कहीं पिकवा दो, ताकि इसके साथियों को चेतावनी मिल जाए और वे दोबारा ऐसा दुस्साहस ना कर सके। आचार्य के इस आदेश का पालन करते हुए उग्रसेन ने तुरंत अपने प्रहरियों को इशारा किया और वे शव को उठाकर वहां से ले गए।
शशांक थोड़े अचरज भरे भाव से आचार्य की ओर देख रहा था और मन ही मन कुछ अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा था, जबकि हेलेना की भयभीत दृष्टि अभी भी उसी लुटेरे के शव पर टिकी हुई थी, जिसे प्रहरी उठाकर महल से बाहर ले जा रहे थे। तभी तक्षिका ने जिज्ञासा भरे स्वर में आचार्य से कहा, क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु क्या आप इन समुद्री लुटेरों पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे? हम एक सैनिक टुकड़ी को अश्वपुर बंदरगाह पर भेजकर उन सब का खात्मा कर सकते हैं, अन्यथा ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। आचार्य ने अपने आप को संयत करते हुए कहा, नहीं तक्षिका, हमारे पास अभी इतना अवकाश नहीं है कि हम अपनी शक्ति इन मामूली लुटेरों से जूझने में नष्ट करें, क्योंकि एक महासंकट हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। हेलेना के पिता सेनापति सेल्यूकस ने युद्ध की चुनौती दे दी है। अब हमें पूरे प्रण प्राण से इस चुनौती का जवाब देना है। आचार्य का ये कथन सुनकर तक्षिका एकाएक स्तब्ध रह गई थी। उसने हेलेना की ओर देखा, जो अब बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी, जबकि आचार्य ने आगे कहा, हाँ तक्षिका, मैं इतने दिनों से जिस संकट के निवारण में जुटा हुआ था वह व्यर्थ सिद्ध हुआ। सेनापति सेल्यूकस को चंद्रगुप्त और हेलेना का विवाह स्वीकार नहीं है, बल्कि अब उन्होंने अपनी पुत्री का भी त्याग कर दिया है और मगध को समूल नष्ट कर डालने का प्रण ले लिया है। अब बस कुछ ही दिनों में भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। हम सबको इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आचार्य की बात पूरी होने के साथ ही चंद्रगुप्त दृढ़तापूर्वक बोल उठा, हम तो पहले से ही तैयार हैं आचार्य। इस संकट की आशंका तो हम सबको थी ही, इसलिए अब भले ही सेल्यूकस कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना हो, भले ही उसकी ग्रीक सेना कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारा एक एक योद्धा, एक एक सैनिक अंतिम सांस तक रणभूमि में अपना शौर्य दिखाएगा। चंद्रगुप्त का ये संभाषण सुन अब सभी के मन में एक नए उत्साह का संचार होने लगा था, किंतु आचार्य की मुख मुद्रा अभी भी गंभीर थी और हेलेना इतनी व्यथित हो गई थी कि वो अपने को रोक ना सकी और एकाएक बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कक्ष की ओर चली गई। उधर अपने कक्ष में मौजूद राजा आम्भी के मन मस्तिष्क में एक तेज उथल पुथल मच रही थी। उस संदेश को पढ़ने के बाद वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे आज रात अपने इस पुराने शुभचिंतक से मिलने नदी किनारे जाना चाहिए अथवा नहीं। साथ ही आशंका भी उसके मस्तिष्क में उठ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आम्बी ने इसे नकारते हुए अपने आप से कहा, नहीं, कोई भला मेरे विरुद्ध षड्यंत्र क्यों करेगा? मेरे पास अब है ही क्या? मैं अब गांधार का राजा तो रहा नहीं, बल्कि एक शरणार्थी की तरह यहां मगध के राजमहल में पड़ा हुआ हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि अवश्य ही मेरा ये शुभचिंतक मुझे मेरा खोया हुआ गांधार वापस दिलाना चाहता है, और इसमें उसका भी कोई न कोई निजी लाभ अवश्य ही छुपा होगा, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई किसी की सहायता नहीं करता। गहरे विचार मंथन के बाद राजा आम्भी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे आज रात नदी किनारे अवश्य ही जाना चाहिए। और रात तो अब हो चुकी है, किंतु उसका महल से यूं कहीं जाना संदेह पैदा कर सकता है। वैसे भी शशांक और उग्रसेन को तो अभी भी उसका यहाँ महल में रहना पसंद नहीं है, तो उसे जाने से पहले आचार्य को सूचित अवश्य ही कर देना चाहिए। वो अब तुरंत अतिथि गृह से निकला और आचार्य के कक्ष की ओर चल दिया। आचार्य इस समय शंभुनाथ और वणिक मोहनदास के साथ एक गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। आम्भी ने थोड़े संकोच के साथ कहा, क्षमा चाहता हूं आचार्य, शायद मैंने आपके कार्य में बाधा डाल दी है। मैं बस आपसे अनुमति लेने आया था। आचार्य ने थोड़े अचरज भरे स्वर में पूछा, अनुमति? किंतु क्यों? क्या आप फिर से सिंध जाना चाहते हैं? आम्भी ने तुरंत इनकार करते हुए उत्तर दिया, नहीं आचार्य, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस कुछ देर के लिए महल से बाहर जाने की अनुमति चाहता हूँ। मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा है। कुछ देर नगर में भ्रमण कर लूंगा तो मेरा संताप थोड़ा कम हो जाएगा। आचार्य अब थोड़े गंभीर स्वर में बोले, हाँ राजा आम्भी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मनोदशा। तुम्हारे साथ आए सभी अंगरक्षक और गांधार के सैनिक सेल्यूकस के हाथों मारे जा चुके हैं। इसका मुझे भी बहुत दुख है, किंतु जो हुआ उसे भूलकर
अब हमें आगे की चिंता करनी है, क्योंकि सेल्यूकस ने युद्ध की चेतावनी दे दी है। वो गांधार के लिए रवाना हो चुका है और वहां पहुंचते ही युद्ध प्रारंभ कर देगा। हम भी ये सुनकर सहसा घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, यदि युद्ध हुआ तो वो दुष्ट सेल्यूकस मगध के साथ साथ संदेह ही नहीं बल्कि गांधार का भी सफाया कर डालेगा। फिर मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अतः मुझे मेरे शुभचिंतक से अब हर हाल में मिलना ही होगा। फिर सहसा उसने भी अपने स्वर को गंभीर बनाते हुए आचार्य से कहा, क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु अब मुझे लग रहा है कि मैंने सेल्यूकस का वध करने की जो योजना बनाई थी वो उचित ही थी। ना तो वो दुष्ट जीवित रहता और ना ही ये महासंकट पैदा होता। लेकिन आचार्य ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, किंतु राजा आम भी ये मत भूलिए कि आपके वे सभी सैनिक और अंगरक्षक सेल्यूकस का वध करने में सफल नहीं हो सके थे, बल्कि अकेले सेल्यूकस ने ही उन सब का सफाया कर डाला था। आम भी अब कुछ न कह सका। आचार्य अब उसे समझाते हुए बोले, इस युद्ध को मैं युद्ध की तरह ही लड़ना चाहता हूं राजा आम भी। मैंने पोरस के पास अपना संदेश भिजवा दिया है और कल सुबह मैं राजसभा आयोजित करने जा रहा हूं, जिसमें हम इस महायुद्ध के लिए शक्तिशाली रणनीति बनाएंगे। आप भी उसमें आमंत्रित हैं। फिर एकाएक वे रुके और आम्बी के निकट आते हुए उन्होंने आगे कहा, यदि तुम्हें नगर भ्रमण के लिए जाना है तो अवश्य जाओ। इसके लिए मेरी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ मेरे अतिथि हो, कोई बंदी नहीं। राजा आम्बी ने अब यहाँ और अधिक रुकना उचित नहीं समझा। वो तुरंत आचार्य के कक्ष से बाहर आ गया। इसके बाद वो राजमहल के पिछले हिस्से की तरफ चल दिया, जहां अश्वशाला में उसका घोड़ा बंधा हुआ था। इस दौरान उसने गौर किया कि किसी भी प्रहरी ने उसे रोकने की या उससे कुछ भी पूछने की कोई चेष्टा नहीं की। शायद उन्हें ऐसा करने से मना किया गया होगा। आम भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से दौड़ता हुआ नगर की ओर चला गया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए नगर में जरा भी कोलाहल नहीं था। एक सूने मार्ग पर अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आम भी शीघ्र ही नगर को पार करके दक्षिण दिशा में नदी किनारे पहुंच गया। रास्ते भर आम भी पूरी तरह से सतर्क था और बार बार ये जांच कर रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। नदी किनारे पहुंचकर भी सबसे पहले उसने बहुत ही सावधानी से इधर उधर देखा। कुछ दूर तक अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद आम भी घोड़े से नीचे उतर आया और फिर वो बहुत ही अधीरता से अपने उस पुराने शुभचिंतक की प्रतीक्षा करने लगा जो अभी तक अज्ञात था। तो आखिर कौन है ये शुभचिंतक और क्या होगा जब राजा आम्भी की इससे भेंट होगी? और उधर अब सेल्यूकस से महायुद्ध करने हेतु आचार्य क्या रणनीति बनाएंगे, जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य।